अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट और फिर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। उसके मुताबिक भी जो कैश बजट हम क्रिएट करेंगे उसकी कैलकुलेशन होगी। और इसमें हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो भी फोरकास्ट है वो बेस्ड ऑन सम अजम्पशन होगी। अजम्पशन आई मीन के आपने देखना है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होने वाला है, और कंपनी की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कंपनी अपनी कोई पॉलिसी लेके आ रही है, कंपनी ने कोई प्लांट इंस्टॉल किया है, कंपनी ने कोई नई मार्केटिंग पॉलिसी है, उसकी कंपनी ने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है। तो कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि करंट सेल्स से आपकी जो सेल्स है वो इतने परसेंट इजाफा होगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इसको जो नेक्स्ट 5 ईयर्स की जो है उसको मैं 1 2 3 4 एंड 5 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक सर्टेन सेट ऑफ assumptions जो है वो यहाँ पे मैं इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। तो ये जो है, ये जो assumptions है इसके मैं सर्टेन जो है वो लिख लेता हूँ कि सेल्स की assumptions क्या होगी। सेल्स की assumption जो नॉर्मली हम स्टार्ट करेंगे वो होंगे 10% से स्टार्ट करते हैं। बाद में ये चेंज भी कर सकते हैं। मीन हम फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे कि अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस लेके आने पड़े तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास जो अभी हम स्टार्ट जो लेते हैं वो ये है कि 10% अज्यूम करते हैं कि सेल्स में इजाफा होगा। तो पॉइंट 1 हम इसको यूज करते हैं। तो आपके पास जो इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो कुछ ऐसे होगी कि मिसाल के तौर पे ये 100 की अमाउंट है और मैं ये गोल है कि मैं चाहता हूँ कि 100 में मैं 10% ऐड कर दूं, जो कि 10 होगा, तो आंसर जो है वो मैं आ जाए 110। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, जो एक्सेल में इनपुट जो यूज करेंगे वो क्या होगी कि हम यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे 100 और उसको मल्टीप्लाई किया 1.1 के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपके पास 110 है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आप देख लीजिएगा क्या है कि 100 को अपने 1.1 से मल्टीप्लाई किया। इसकी जो इंटरप्रिटेशन है कि अगर मैं यहीं पे 1.1 की जगह मैं 1.05 लिखता, तो इसका मतलब है कि 5% आपने ऐड किया है पिछले साल की सेल्स में। तो ये आपने की जो है वो अपने दिन में रखनी है। तो इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ। आप अभी इसको जब इनकॉर्पोरेट करते हैं फर्दर, तो पहले ही सेल्स के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाया और यहाँ पे इज लास्ट ईयर की सेल्स को ऑप्ट किया। इसको अपने मल्टीप्लाई करना है जनाब 1 प्लस, क्योंकि जो हमारी जो सेल्स की जो परसेंटेज है वो के कॉलम में गिवन है। हमने एक सेपरेट जगह पे लिखे तो 1.1 नहीं लिखेंगे, हम उसमें 1 में ये ऐड कर देंगे। ये वाला नंबर ऐड किया और साथ ही मैं चाहूंगा कि हर साल यही नंबर ऐड हो। तो इसमें मैं क्या कहते हैं F4 जब दबाऊंगा तो ये सेल लॉक हो जाएगा। किधर गया ये? F4 जब दबाया तो ये सेल लॉक हो गया। और अभी इसको मैं ये मेरा जो है सेल्स का जो फॉर्मूला है जो मैंने इनपुट किया है एक्सेल में, वो ये होगा कि C6 जो करंट ईयर की सेल्स है उसको मल्टीप्लाई किए है 1 प्लस K5 से। जो आपकी जो K5 है आपकी सेल्स की assumption, अपनी सेल्स ग्रोथ की assumption है वो यहाँ पे ली हुई है। एंटर कर दिया तो ये उसमें ऑब्वियसली ऐड होकर इसमें कर देगा। बाकी जो है वो हम इसको सिंपली ड्रैग करके ले जाएंगे तो बाकी ईयर्स की भी आ जाएंगे, तो बाकी वाला काम कर लेते हैं। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ऑब्वियसली उसके मतलब भी अपने सोचने के कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी। तो कंपनीज में भी मैंने यही डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी या तो कंपनी की कोई डायरेक्टिव हो या उसके पास कोई प्लानिंग हो कि हमने आइंदा आने वाले सालों में ये काम करना है। अगर नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि अभी जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो करंट सेल्स का कितने परसेंट है। वो हम यहाँ पे देख सकते हैं जनाब के ये वाले जो नंबर है, ये वाला, ठीक है, ये बेसिकली आपकी सेल्स के कितने परसेंट है। तो ये बेसिकली 60% है आपके सेल्स का।
तो ऑब्वियसली अगर ये अभी 60% है तो नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में भी ये 60% ही रहेगा। तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ एज इट इज। तो यहाँ पे भी मैंने इसको फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। और अब मैं ये कहूँगा कि ये जो नंबर आएगा इस सेल में वो करंट ईयर की जो फर्स्ट ईयर या जो फर्स्ट ईयर की जो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर की जो सेल है इसका 60% होगा। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया ऑब्वियसली, और इसको मैंने ब्रैकेट लगाई और 1 प्लस दिस परसेंट, ठीक है, ये वाला नंबर आ गया। अच्छा, ये उससे ज्यादा नहीं हो गया? मुझे लगता है ये उससे ज्यादा अमाउंट आ गई है। ये 33 है, ये 53 है। वाई इज टू मच हाई? इसको देखते हैं क्या सही है कि D6 का हमने 60% दिया। ओके, ये 1.6, तो ये हम ये फॉर्मूला इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। हम बेसिकली सिंपली ये वाली चीज लेके आएंगे। यस, ये ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये जो नंबर है कॉस्ट ऑफ सेल्स फर्स्ट ईयर का, वो आपकी सेल्स का 60% है। तो सेम है इसकी भी लॉजिक जो है, हम वो यहाँ पे यही डिफाइन करते हैं कि मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि जी ये 100 है, इसका हमने अगर 60% निकालना है तो मैं कहूँगा 100 को मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने पॉइंट मल्टीप्लाई किया पॉइंट, अगर मैं 50% लेता हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ जाता है। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे इस सेल के लिए भी। और यहाँ पे एक और चीज का भी मैंने ख्याल रखना, क्योंकि मैंने प्रोजेक्शन करनी है, तो मैं ये देखूंगा कि ये जो परसेंटेज है वो इंटैक्ट रहे। मैं देखूंगा कि ये जो K6 है ये इंटैक्ट है। तो K6 के लिए इंटैक्ट में F4 दबाऊंगा तो ये K जो है सेल जो है वो लॉक हो जाएगा। और आगे जो देखता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट होगी तो ऑब्वियसली डिफरेंस ही है, तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे, ये इसका डिफरेंस निकालना है। तो सिंपली इसको अपने क्या कहते हैं कॉपी ही करना है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा जी, फॉर सम रीजन मेरे कीबोर्ड का एक मसला है। वो मसला ऐसा है कि मुझे ये नंबर जो है वो कॉपी करना पड़ता है, ठीक है, स्टैटिक का, क्योंकि इसमें इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये मैं बाद में ग्रॉस प्रॉफिट हम बाद में कंप्यूट कर लेंगे, जो पहले सारे फॉर्मूले कंप्यूट कर लें उसके बाद हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगेन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए भी अगर हमने चीज़ें देखनी है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो करंट ईयर है वो उसकी परसेंटेज सेल्स के साथ क्या है, उसका रिलेशनशिप सेल्स के साथ क्या है। तो वो भी हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की भी अजम्पशन हम यहाँ पे लेना चाहेंगे तो ओके, इसको मैं ऐसा करूँ सबकी सभी ले लेता हूँ मैं, ताकि एट वंस इसको मैं यहाँ पे इनपुट कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगेन इसको मैं कॉपी कर दूँ, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है इसकी परसेंटेज भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अगेन जैसे हमने इसके लिए निकाली थी, इसके लिए हमने निकाली थी, तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला इनकॉर्पोरेट किया था वो ये था कि C7 डिवाइड बाई C6। तो अभी यहाँ पे इसको मैं अगर लॉक कर दूं और इसी को कंट्रोल C करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो ऑब्वियसली वो जो नंबर हैं हर नंबर सेल के साथ डिवाइड हो जाएगा। या आप देख भी सकते हैं टॉप पे, यहाँ पे C9 को C6 पे डिवाइड किया हुआ है। तो हर नंबर की परसेंटेज हमने ली हुई है। तो यही परसेंटेजेस हम फर्दर फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आगे मैं इसको, ठीक है,
अब अगर ये एक्सपेंस से निकालना चाहूंगा तो ऑब्वियसली भी क्या होगा कि आपकी जो भी सेल होगी, प्रोजेक्टेड सेल्स होगी, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ये जो आपकी परसेंटेज है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन मैं देखना चाहूंगा कि ये हमेशा ऐसे ही इसी नंबर के साथ हुए, तो मैं यहाँ पे F4 दबा दूंगा तो ये सेल भी लॉक हो जाएगा। और अगेन अगर मैं यहाँ पर ऐसा भी काम कर सकता हूँ कि इसको मैंने कंट्रोल C किया और यहाँ पर जो फाइनेंस कॉस्ट है इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इसको भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ परसेंटेज ही चेंज करनी है हमने बेसिकली, लॉजिक तो हमारी वहीं पे है। तो इसको सेल को चेक कर लूँ कि ये D7 है, तो ये बेसिकली क्या होना चाहिए, D6 होना चाहिए, ठीक है। और ये K7 नहीं होना चाहिए, K8 होना चाहिए, ठीक। ये हम देखें, चेक कर लें, इसको क्रॉस चेक कर लें। आप एक्सेल की अपनी शॉर्टकट्स हैं, आप जैसे मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन K8 है, और उसके बाद अगर इसको मैं देखना चाहूँ तो ये भी आपका D6 ही होना चाहिए, और यहाँ पे K9 होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसको मैं देखूँ तो ये भी आपका K10 होना चाहिए, और ये भी आपका ये D6 होना चाहिए। और अगर इसको देखूँ तो ये D6 16 नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे K11, यस। तो ये आप देख सकते हैं कि हर नंबर जो है, अगर आप ब्राउज करें, ठीक है, हर नंबर जो है वो आपके पास सेल्स के मुताबिक है कि सेल्स का इतने परसेंट वो है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है वो भी आपके पास आ जाएगा, वो भी ये तो सम भी करना है हमने, और उसके बाद हमने टैक्सेशन देखनी है। अब टैक्सेशन जो है वो बेसिकली हम ये भी देख सकते हैं कि सेल्स का कितने परसेंटेज है। आई थिंक टैक्सेशन का जो रोल है वो मोर लाइक प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के साथ है। तो हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों के आपस में परसेंटेज क्या है। तो टैक्स का जो परसेंटेज है वो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि कंपनी ने कितने परसेंट टैक्स पे किया हुआ है, तो दिस नंबर शुड बी डिवाइड बाय दिस नंबर, तो 28.5% कंपनी ने टैक्स पे किया हुआ है। तो ऑब्वियसली जो भी आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन होगी, जो भी अमाउंट यहाँ पे इस सेल में आएगी उसका 28.5% लेंगे तो टैक्सेशन अमाउंट होगी। तो वो भी यहाँ पे मैं इसको इनपुट कर दूं कि ये नंबर जो होगा वो इस वाले नंबर का, अच्छा यहाँ पे अगेन इसको पहले मैं कॉपी कर लूँ, दिस नंबर, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 28.5 के साथ, तो ये अमाउंट ये आ जाती है, वो भी आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन भी आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस इनकम स्टेटमेंट है वो हमारी इसको हम इजीली प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैंने सिंपली इसको मैंने कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये जो है ये भी मैंने कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो मुझे नजर आई है वो ये क्या है कि आपकी ये जो अमाउंट है सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली, तो ये आपका C6 माइनस C7 है, और उसके बाद ये अमाउंट फर्दर अमाउंट्स हैं, और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में भी हमने वो अमाउंट हमने निकाली हुई है, और यहाँ पर टैक्सेशन की अमाउंट है और ये आपके पास ये है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर इसको देखूँ तो ये D6 माइनस D7, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये भी उसी का परसेंटेज है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ओके है। और ये D8 माइनस, यानी कि अगर इसकी हम देखें तो क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने ये चीज़ें लेस की हुई हैं। D12 जो है वो हमने यस से हमने D12 को हमने ऐड किया हुआ है क्योंकि वो अदर इनकम है, ठीक है, वो भी आ जाती है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो माइनस में है। अच्छा, ये माइनस में क्यों है, क्यों होना चाहिए माइनस में ये, एक दफा सभी रिवाइज कर लें कि ये फॉर्मूलेस ठीक है। सेल्स का 60%, ये फॉर्मूला वैसे ही है। ये फॉर्मूला D6 क्योंकि उससे मैंने चेंज ना किया हो,
फाइनेंस कॉस्ट ठीक है। अच्छा ये फाइनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों है कि 7%। अच्छा यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं कि ये ठीक फॉर्मूले हैं। C7। अच्छा ये C8 नहीं होना चाहिए, बेसिकली C8 तो हमारा है, बेसिकली ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो C9 से चलना है हमें बेसिकली। तो ये मैंने शॉर्टकट खेला था, लेकिन मेरे को सही तरीके से इसको यूज़ नहीं किया मैंने। C9 ये हो जाएगा आपका C10, ये आपका हो जाएगा C11, और ये आपका हो जाएगा C12, और ये आपका होना है C13, राइट। तो अभी देखें वो फिगर्स जो हैं वो बिल्कुल जो हम चाहते थे वो वही हैं अभी। ठीक है, फिगर क्वाइट रीजनेबल है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन इसको भी कंट्रोल सी कंट्रोल भी है। तो ये आपके पास ये नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्टेड इनकम है आपकी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। इन सिर्फ यहीं पे इसी कॉलम पे आपने काम करना है, बाकी सब चीज़ें तो आप समझ लिया, आपने कॉपी करना और पेस्ट करना है। इसको थोड़ा सा आपने इम्प्रोवाइज करना है, इन चीज़ों को देख लें। F2 का बटन दबाएंगे हर सेल के ऊपर तो उसका फॉर्मूला हाईलाइट हो जाएगा कि कौन कौन सी इनपुट की हुई है आपने। और अगर मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से आप ये कहते हैं कि जी कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर 60% नहीं है, अगर लेट्स से कि हम ये कहते हैं कि ये इसको मैंने कॉपी करता हूँ 0.606965, ठीक है ना। अगर मैं लेट्स से इसको चेंज कर दूँ, मैं कहता हूँ कि आपकी जो है वो परसेंटेज वो 70% है या 80% है, तो ऑब्वियसली वो देखें यहाँ पे भी उस हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, वो 80% के हिसाब से उसने सेल्स का 80% उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसमें वंस आपका मॉडल बन जाता है तो उसके बाद इसको कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, डजंट मैटर। ये जो सेट असम्पशंस है ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हमने चूंकि सेल को लॉक कर दिया हुआ है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो बाकी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। तो अब ये इसको हम क्या कहते हैं, सारे का सारा जो प्रोसीजर है, ये सब एलिमेंट्स जो हैं इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो ये आपके पास प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स आपके पास ये आ जाती हैं। अच्छा ये क्यों आया है ज़ीरो? ओके 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 ओके, ठीक है इसको मैं देख लूँगा। ये हमने लॉक नहीं किया था बेसिकली, ठीक है। ये सेल जो है बाकी सब सेल लॉक किए थे, ये हमने सेल लॉक नहीं किया था। तो ये आपके पास K12 जो है वो आपका F4 दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। और अब इसको मैं कंट्रोल C करके मैं, तो ये आपका सेम परसेंटेज के साथ इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे इसको ये भी किया और F2 का बटन दबाया तो ये चीज़ें वेरीफाई। तो आपके पास जो प्रोजेक्टेड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है फॉर द नेक्स्ट 5 years वो ये डिफरेंट अमाउंट्स निकल रही है। नाउ कमिंग टू द बैलेंस शीट, तो ये सब चीज जो ऊपर वाली चीजें इनको हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये ऑथराइज्ड है, सिर्फ यही आपका है। यहाँ पर हमने ये देखना है कि चूंकि एडिशनल फाइनेंसिंग कंपनी ने नहीं ली, अगर कंपनी एडिशनल फाइनेंसिंग नहीं ले रही तो उसका मतलब है कि इसमें हम प्रोजेक्शन नहीं करेंगे। तो हमने सिंपली क्या करना है कि इसको हमने ये एच कॉलम तक है, तो इसको हमने लेट्स से के सेम पेस्ट कर देंगे, नो चेंज ऑन द, जिससे कि इक्विटी में कोई चेंजेस नहीं आई हैं, और यहाँ पे भी टोटल आपका सेम ही आ जाएगा। अगर तो आपको कोई ऐसी पॉलिसी है कि आप जो चाहते हैं कि अपनी एडिशनल इक्विटी जो है वो रेस करनी है, तो अगेन हम यहाँ पे परसेंटेज को ये अप्लाई करते हैं कि हर साल हमने 5% इक्विटी रेस करनी है, या हम जैसे कि इस नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमने 10% इक्विटी करनी है, बाद में चेंज नहीं करनी, तो वो आप उसको इनकॉर्पोरेट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में भी आप ऐसे चेंज नहीं करना चाहते तो इसको भी मैं देखो एज इट इज ही कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उसमें भी इनके मैं अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज में चेंज लेके नहीं आना चाहता।
तो अगर मैं लेके आना चाहता हूँ तो मुझे उसकी सर्टेन परसेंटेज है वो डिसाइड करनी पड़ेगी, जैसे assumption में ली है। तो लेट्स से कि मैं इसको एज इट इज ही लेता हूँ, जो भी आपकी करंट नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज चाहेंगी। आपकी अपनी वो पॉलिसी पे डिपेंड करता है ना कि आपकी पॉलिसी कौन सी अप्लाई किया रहे हैं। तो ये आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज हैं वो सेम रहेंगी। ट्रेड जो करंट लायबिलिटीज हैं उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, और उसमें से भी हम देखेंगे कौन सी चीज़ों में चेंज आ सकता है, जैसे ट्रेड एंड अदर पेबल्स में चेंज आ सकता है। ये लोग जो हैं वो इनमें इजाफा होगा, ऑब्वियसली सेल्स ज़्यादा होंगी तो इनमें भी इजाफा होगा, फाइनेंस कॉस्ट में भी ज़्यादा होगा। फाइनेंस कॉस्ट अगर हमने लायबिलिटी कोई ऐसी हमने ली नहीं है, ठीक है, तो वो सेम रहेगी, जो चीज़ें सेम है वो सेम रहने देंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रेड एंड अदर पेपर्स की पोजीशन कर देता हूँ, इसको मैं इसमें इजाफा कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को मैं क्या कहते हैं, इसको भी सेम रहने देते हैं, और करंट पोर्शन और नॉन करंट लायबिलिटीज को भी सेम रहने देते हैं, डेरिवेटिव और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को भी सेम रहने देते हैं। सिर्फ ओनली ओनली आपका ट्रेड एंड अदर पेबल्स में हम चेंज लेके आते हैं, तो फिर क्या होगा? तो अगेन वही आपकी जो है जस्टिफिकेशन कि आपने ये देखना है कि जो ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं वो सेल्स का कितने परसेंट है। तो ये आपका है सेल कौन सा, C45। C45 शुड बी डिवाइड बाय सेल्स के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रेड ट्रेड पेबल्स बेसिकली आपका अकाउंट पेबल अकाउंट है, और ये बेसिकली सी हमने इसको क्या करना है, C40 करना है। C40 आपका है, C40 चेक कर लें आपका, दिस इज C45। C45 18% है आपका सेल्स का ट्रेड पेबल्स। तो इसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये जो है, अच्छा यहाँ पे मुझे वो मल्टीप्लिकेशन का साइन मुझे कॉपी करना पड़ना है, उसके लिए अगेन वही आपकी है कि जो भी आपकी सेल्स होगी जिस साल की, उसका हमने वो जो परसेंटेज हमने निकाली है, तो ये बेसिकली आपकी ये सेल्स का दिस मच, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, इस नंबर के साथ, ये जो आपने निकाला है ये, और मैं चाहता हूँ कि ये नंबर फिक्स है, तो मैं यहाँ पे आके F4 भी दबा देता हूँ, तो ये सेल ये लॉक हो जाएगा। और अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे इसको प्रोजेक्ट करता हूँ, तो ये देखें आपके पास ये ऊपर वाले सेल में यहाँ पे इसको देखें, तो ये आपके पास ये H6 G6 F6, ठीक है, और उसको K13 से ही हमने मल्टीप्लाई किया होगा, तो आपका पास ये हो जाएगा। अक्यूट फाइनेंस कॉस्ट में वी डोंट वांट एनी चेंज, तो ये वाली जो नंबर्स हैं इनको मैं ऐसे ही जाने देता हूँ, और ये तो मेरा टोटल का कॉलम है, तो इसको भी मैंने सम किया और यहाँ पे ऐसे कर दिया। और अभी जो मेरा ग्रैंड टोटल होगा ये इक्विटी और लायबिलिटी का, उसको भी हम कंप्यूट कर दिया है हमने, उसको भी देख सकते हैं, तो वो भी आपके पास यहाँ आ जाता है। अब यहाँ पे चेंज इन फिगर्स हैं, ऑब्वियसली हमने प्रोजेक्शन की हुई है। प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट में लेट्स से मैं सपोज करता हूँ कि हमने कोई इजाफा नहीं किया, हम उसको भी ऐसे ही बने देंगे। इंटेंजिबल एसेट भी ऐसे ही हैं, इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही हैं। इनका टोटल जो नॉन करंट एसेट है उसको मैं चेंज करते नहीं है। अगर हम चेंज नहीं करते तो व्हाट आई शुड डू इज कॉपी देम अप एंड पेस्ट है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को कॉपी किया
पेस्ट कर दिया। अब चूंकि ये हमारे पास आ जाते हैं जी, ये करंट एसेट्स आ गए, तो ऑब्वियसली सेल्स में इजाफा होगा तो करंट एसेट्स में कुछ इजाफा होना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे किन किन में चेंजेस हो सकते हैं। तो जैसे मैंने, ये आपकी अलम्पशन के ऊपर है, ठीक है ना। आपने सारा जो प्रोसेस है बेसिकली, जो अभी हमने बैलेंस शीट को भी किया, ये आपने सोचना है कि ये जैसे पीपीई है, पीपीई में इजाफा होगा कि नहीं होगा। आई मीन इसमें ये भी होता है ना कि मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि आपका इक्विपमेंट, आपकी प्लांट जो है उसकी कैपेसिटी है 100 टन, उसकी कैपेसिटी है, मंथ का वो प्रोडक्शन देते हैं 100 टन की। तो अगर आपकी वो जो सेल्स आपने देखनी है कि वो जैसे 80 टन है और अपने सेल में इजाफा करना है, तो 100 टन तक तो वही प्लांट चलेगा। लेकिन जैसे ही 100 टन से ऊपर की सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, आपको एडिशनल प्लांट लगाना पड़ेगा, या उस प्लांट के जो वर्किंग आवर्स हैं वो आपको चेंज करने पड़ेंगे, इनके आपको डबल शिफ्ट में चलाना पड़ेगा आपको। तो ये आपने इस तरह की जो अजम्पशन हैं वो अपने आपको खुद लेनी पड़नी है। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, बजटिंग के ऊपर, प्लानिंग जो भी आप कर रहे हैं उसको एम्फेसिस करते हुए आपने देखना है। तो अभी लेट्स से जो स्टोर स्पेस एंड लूज टूल्स हैं, ठीक है, ये इसमें हम कोई चेंज नहीं लेके आते। अगर इसमें कोई चेंज नहीं है तो इसको हम ऐसे ही जाने देंगे। स्टॉक इन ट्रेड जो है, आपकी जो इन्वेंटरीज है उसमें इजाफा होगा, ट्रेड डेट्स में इजाफा होगा, ठीक है। ट्रेड डेट्स आपके जो अकाउंट रिसीवेबल हैं उसमें इजाफा हो सकता है, इनमें इजाफा नहीं हो सकता है, इनके ज्यूम करते हैं कि इनमें इजाफा ना हो। तो ये वाली जो 3-4 चीजें हैं, इनमें हम चेंज नहीं लेके आते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ प्रोजेक्शन करते हैं स्टॉक इन ट्रेड की और ट्रेड डेट्स की। यहाँ पर मैं देख लूँ कि ये ट्रेड सेल्स कौन से हैं, 65 और 66। तो मैंने बेसिकली क्या करना है कि इसको मैंने कॉपी किया 65 और 66, और ये जो नंबर है ऐसे मैंने इसको कॉपी करके ना फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 65 कर देता हूँ, इसको वही सेल फर्स्ट नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे भी इसको 66 कर दिया, ठीक है। तो ये 0.7% उसका है सेल्स का ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। बहुत शॉर्ट इनके लो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, दैट्स ए गुड थिंग। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड्स हैं, जो इन्वेंट्रीज हैं, ये आपकी जो मौजूदा सेल्स होगी उसका उतना परसेंट जो भी हमने निकालना है, वो भी लाइक कि इसके भी हम वैसे निकाल सकते हैं। तो अगेन चलें एज ए प्रोसेस देख लें कि ये वाला जो सेल्स है आपकी, ये वाली सेल्स, इसका अगेन मुझे मल्टीप्लिकेशन का साइन मुझे कॉपी करना पड़ना है, और उसके लिए यहाँ पे आता हूँ, सी। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर इज इक्वल टू, यानी कि आपकी ये वाली जो सेल्स हैं दिस मच, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इस नंबर के साथ जो आपकी स्टॉक इन ट्रेड की परसेंटेज है, और साथ ही साथ मैंने इसको लॉक भी कर दिया। लॉक मैंने करना है जी, F4 दबाऊंगा तो ये लॉक हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है हमारा, वो आपका ट्रेड डेट्स का है। अगेन उसको भी मैंने ऐसे ही इज इक्वल टू, और ये जो सेल्स होंगी ये वाली, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इस नंबर के साथ ट्रेड डेट्स के साथ, और साथ ही मैं इसको लॉक भी कर देता हूँ। ये K15 लॉक भी हो गया। और आगे इसको मैंने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मैंने कंट्रोल किया, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। तो ये प्रोजेक्शन वाइज हो जाएंगे आपको। आप इसको एट एनी टाइम इसको करने के बाद लाजमी देखिएगा कि आपकी जो फॉर्मूले हैं वो सही लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि D6 है, E6 है, F6 है, G6 है, ये ठीक है। ये भी आपका सेल्स का D6 E6 से OK15 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा। अच्छा, तो ये आपके पास बेसिकली यहाँ पे वो चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे कैश एंड कैश, क्योंकि हम ये कैश बजट, हम बेसिकली हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को प्रोजेक्ट करके हमने कैश बजट बनाना है हमने। तो कैश को मैं प्रोजेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है।
तो मैंने बेसिकली इसको यहाँ पे टोटल करना है, तो कंट्रोल सी करके मैंने यहाँ पे इसको मैंने टोटल करना है, तो ये मेरे पास टोटल करंट एसेट आ जाएंगे। और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो आपके पास जो बैलेंस टोटल एसेट्स हैं उनकी अमाउंट ये आती है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पर मुझको ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो टोटल जो नॉन करंट एसेट यानी कि ये वाली जो अमाउंट है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ आपको मैं वो प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस कर रहा था कि ये जो साल का जो एसेट्स है दैट शुड बी इक्वल टू इसके इक्वल है, ठीक है, ये हमारे पास है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको आगे लेके गया तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब ये जो डिफरेंस है बेसिकली आपका कैश, क्योंकि कैश को मैंने फिल नहीं किया, ठीक है, ये कैश को मैंने फिल नहीं किया। अब बेसिकली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कहता हूँ कि 829 015, अगर मैं यहाँ पे इनपुट कर दूंगा तो सेम हो जाएगा, ठीक है, 829 015। तो बेसिकली ये जो 829 015 है ये आपको एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट है जो आपको कैश बजट के बाद आई है और ये आपको चाहिए। यही आपको कंपनी को भी बाद में प्रपोज करेंगे कि हमें आइंदा आने वाले सालों में इतना कैश हमें रिक्वायर्ड है टू रन द बिजनेस, ठीक है। उसमें हो सकता है कि आप फॉर एग्जाम्पल एक कहते हैं कि आपने कोई एक मिनिमम सेट ऑफ कैश रखना है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जैसे हम अगर इसी अमाउंट को देखते हैं तो वो अपने वो अमाउंट कैसे लेके आएंगे। इसके मल्टीपल वेज हैं। एक वे जो मैं यहाँ पे यूज करूँगा आप उस भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका अपना कोई वे है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। आई मीन यहाँ पे ऐसा काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसका मिसाल के तौर पे इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ 829 015 इसको मैं लिख लूँ और यहाँ पर मैं ये नंबर जो है वो इनपुट कर दूँ, मैनुअली इनपुट कर दूँ, ठीक है, यानी कि ये वाला नंबर दे दूँ, ठीक है। ऐसा भी काम भी हो सकता है, लेकिन अगर हम शीट के मुताबिक देखें या लॉजिक के मुताबिक देखें तो हमें कुछ इस तरह करना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि ये वाला जो नंबर है, क्योंकि सभी की सभी आपकी जो बैलेंस शीट है एसेट लायबिलिटी इक्विटी वो किसी एक साइड पे करनी पड़ेगी, वो कैश को एक साइड पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपके पास कैश अगर सेपरेट कर दूँ तो बाकी सब चीज़ें अदर साइड ऑफ इक्वेशन चली जाएंगी। तो वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो होनी चाहिए आपका ये जो टोटल करंट लायबिलिटीज एंड इक्विटीज हैं उसको भी मैंने माइनस किया टोटल नॉन करंट एसेट से और फिर मैंने माइनस किया ये वाले नंबर, ये वाला नंबर। यहाँ भी ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं ये वाला जो नंबर है करंट एसेट्स में, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाले नंबर्स चाहिए ना, ये स्टोर से लेके हमें डेबिट से चाहिए, तो कहाँ से लेके 64 से लेके 71 तक, ठीक है, जो ये सेल आपके हैं 64 से लेके 71 तक। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये काम कर लूँ ना कि सम ऑफ कौन कौन से नंबर्स, ये वाले नंबर्स 71 तक, ठीक है जी। और दिस ये काम भी आप उसको कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने किया कि D53 इज योर टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी, उसमें से मैंने लेस किया D61 जो कि आपका है टोटल नॉन करंट एसेट्स, और फिर हमने ये वाला जो ब्लॉक है ये लेस कर दिया। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो आंसर वुड बी सेम 829 015, ठीक है। तो प्रेफरेबल यही है आप इसी को यूज करें, इसी को ऑप्ट कर लें। अगर नहीं करना चाहते तो आपको नजर तो आ ही रहा है कि 829 015 है। ये भी नजर आ रहा है कि 1276864 है।
अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं तो आप ये वाला नंबर की इन कर दें, डजंट मैटर। लेकिन शीट जो है वो ऑटोमेटेड हो सकता ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं सेल्स की प्रोजेक्शंस में चेंज कर दूं तो ये नंबर फिर उस हिसाब से चेंज नहीं होंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं ये 127686 का ही करता हूँ तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन है सेल्स की ये 0.07 करता हूँ, तो ये वाला जो नंबर है ये देखें चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें ये चेंज है। ये हमने सोचा था ना ये 8 to 9 का था, लेकिन जब 706 8 and 5 है, लेस कैश रिक्वायरमेंट है ये, तो शीट अगर ऑटोमेटेड आपने बनाई होगी तो ये एडजस्ट कर लेगा। तो ये वाला जो है अगर इसको एज इट इज नंबर को कॉपी करेंगे तो फिर इसका फायदा नहीं है। तो इस वजह से हम ये जो है ये वाली जो लॉजिक है इसी को यूज कर लेते हैं। इसी को मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल वी कर दिया, तो ये देखें आपकी सारी की सारी जो बैलेंस शीट्स है वो आपकी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो ये आपकी ये जो कैश एंड कैश बैलेंसेस हैं ये आपके नेक्स्ट 5 years की कैश रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसको अगर लेट्स से कि मैं ये आई मीन इसको एनालिसिस के लिए एनालिसिस किसी भी एंगल से हम कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि अगर आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस है कि अगर लेट्स से हम ये कहते हैं हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि जैसे आपकी इनकम स्टेटमेंट्स में आपकी नेट इनकम है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है, अगर 10% ग्रोथ करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन क्या आएगा, हम इसके सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हैं। हम इसकी जो है वो जो कैश रिक्वायरमेंट है कैश बजट की, हम उसमें देख सकते हैं कि उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि आपकी लेट्स से सेल्स परसेंटेज में सेल्स ग्रोथ में अगर चेंज करते हैं 4 से लेट्स से 14% तक या 5 से लेके लेट्स से 15% तक, या को भी गिवन सेट ऑफ assumption जैसे वो होता है ना गुड इकोनॉमी गुड कंडीशन में होगी या बैड कंडीशन में होगी, उस तरह की सिनेरियो भी ले सकते हैं। या एक सिंपली कि कोई भी एक फैक्टर जो है वो आप स्टडी करना चाहते हैं, तो मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं प्रॉफिट कोई भी एक नंबर आप ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की ही करनी है। आप अगर लेट्स से इंटरेस्टेड हैं ये इसकी प्रोजेक्शन में कि आपके जो ट्रेड एंड ट्रेड पेएबल्स हैं, ठीक है, ये कैसे होंगे, इनमें क्या चेंजेस आएंगे अगर सेल्स में कोई परसेंटेज में इजाफा करते हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स उसको हमने करना कैसे है, तो हम बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस जो हमारा होगा बेसिकली ये इसको है, ये हमारा करंट ईयर है, यस, और ये हमारा ये वाला जो डी कॉलम है आपका वो प्रोजेक्टेड ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से कि मैं अभी डिफरेंट कर लें, आप उसको नेट इनकम की प्रोजेक्शन कर दें, सेंसिटिविटी एनालिसिस को कर दें, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन डाल के यही हमने प्रोजेक्शन किया ना, ये हम ले आएंगे यहाँ पे और इसको हम कॉपी करके यहाँ पे ले आए, ठीक है। सेम नंबर्स आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे हम डिफरेंट वो रखेंगे जो फैक्टर्स हैं उनको हम देखेंगे। जैसे सेल्स का परसेंटेज है तो 10% लिया था, तो मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट लेता हूँ कि लेट्स से 0.05 क्या हो सकता है, 0.07 क्या हो सकता है, 0.09 क्या हो सकता है, और 0.1 वो तो हमने निकाले ही हुए हैं, तो लेट्स से 0.12 क्या हो सकता है, और 0.14 क्या हो सकता है। तो कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर, ठीक है, आपकी अपनी परसेप्शन है। और अगर इसको मैं देखना चाहता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, तो मैंने क्या करना है जनाब, मैंने इसको सबको मैंने सिलेक्ट करना है, ठीक है, इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैं जाऊँगा डाटा में, डाटा में जाके व्हाट इफ एनालिसिस में जाऊँगा तो वहाँ पे आ जाएगा डाटा टेबल आ जाएगा। डाटा टेबल में गए और वहाँ पे कॉलम इनपुट सेल के ये वाला जो है ये कॉलम इनपुट सेल, ठीक है ना।
कॉलम इनपुट सेल का वेरिएबल क्या होगा, आप उसको ये दे सकते हैं, हमारा के में था दिस परसेंट, ठीक है जी, K5 हमने दे दिया, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट्स जो हैं वो आ जाएंगी आपके पास एज पर द सेल्स ग्रोथ, ठीक है। 10% था हमारा जब किया, तो हमने अभी 8533 है ना, तो देखें 8533 आ गया, सेम वही नंबर आए हैं जो, क्योंकि हमने ये वाली जो शीट थी ना, ये नंबर 7% के साथ निकाले थे, तो ये 10% के साथ होगा। तो हम ये नेट इनकम पे देख सकते हैं, हम अगर कैश के ऊपर निकालना चाहते हैं तो भी हम निकाल सकते हैं। अगेन यू व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाया, और जो भी आपका ये कैश प्रोजेक्शन थी दिस मच, ठीक है, ये वाली है ना आपकी कैश प्रोजेक्शन, ये देख रहे हैं, ये कैश एंड बैंक बैलेंस है, तो ये आपका ये वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है, इनको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, इनको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अच्छा वो नहीं चाहिए मुझे, मुझे एक नंबर चाहिए ना, मैंने देखें ये, मुझे एक ही नंबर चाहिए, यहाँ पे मैंने कर दिया, और अब इसको मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। और अगर ऐसे अगेन वही सेट ऑफ अजम्पशंस जो होती हैं कि जो आपका जो सेल्स जो ग्रोथ है, अगर वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि डिफरेंट जो सेल्स फैक्टर से क्या इफेक्ट आएगा, तो अगेन यहीं पे मैंने इसको सावे का सावा जो है वो सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अगेन मैं डाटा में जाऊँगा, ऊपर होम इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूलाज डाटा में गया, डाटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में गया, यहाँ पे देखें सिनेरियो मैनेजर्स भी है, गो सीक भी है, डाटा टेबल भी है, वही हैंडी टूल्स है एक्सेल के लिए, और डाटा टेबल में गए हो, यहाँ पे कॉलम इनपुट जो कि ये कॉलम का है, ये कॉलम की हम बात कर रहे हैं, तो कॉलम इनपुट सेल जो है हमने देना है ये नंबर जो आप का ये है, तो ये K5 मैंने दिया, यहाँ पे इक्वल टू किया, तो ये देखें आपके पास हर साल की, यानी कि गिवन द सेल्स ग्रोथ है, वो प्रोजेक्शन सेंसिटिविटी नजर आ गया कैश रिक्वायरमेंट का, कैश बजट का, तो आप यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हैं। आपको फर्दर गो बना गो ग्राफ डाल दें, आई मीन उसमें तो ग्राफिकल वे में उसको देख लें, ठीक है, वो उसको इंसर्ट कर दें, सिंपली इसको सारा का सारा स्टेट करके उसको ग्राफ डाल दें, तो ये आपका ये बेसिकली एक्सरसाइज है आपकी, और प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, उसके बाद इसमें आपने जो मेन जो की है आपकी वो है प्लग, जो कैश है वो यहाँ पे एज ए प्लग यूज किया गया, ये वाले जो नंबर है, ठीक है ना, ये आप ये देखिएगा कि ये वाला जो है कैश एंड बैंक बैलेंसेस में ये D53 माइनस D61, और फिर सम ऑफ ये सारा सेट ऑफ ब्लॉक जो मैंने किया था वो हमने किया, तो ये आपका प्लग के तौर पे यूज होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लग, कैश एज ए प्लग। डिफरेंट प्लग यूज होते हैं, डेट भी एज ए प्लग यूज होते हैं, मल्टीपल प्लग्स भी यूज हो सकते हैं, तो ये आपकी अपनी वो लेवल ऑफ फोरकास्टिंग पर डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ किस किस पे डिपेंड कर रही है, और वो क्या आएगी। इट्स सिंपली एन आर्ट, इट्स नॉट लाइक आपको किसी ऐसी बुक में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ें हैं, तो आई थिंक दैट वुड सर्व योर प्रॉब्लम। इस चीज़ को रिपीट कीजिएगा फॉर वंस, आपने रिपीट करना है, और रिपीट करने के बाद उसको आप शीट पे आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो उसमें ये काम मुझे करके मुझे भेज दीजिएगा।